दोस्तों, बीजिंग के नेवल कमांड सेंटर के अंदर इन दिनों एक खास गुप्त फाइल के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और उस फाइल पर बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखा है इंडिया का प्रोजेक्ट 18। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान जो अपना सबसे घातक मोगामी क्लास युद्धपोत अपने सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका तक को भी ऑफर नहीं करता है, वो अचानक से भारत के सामने अपनी पूरी नेवल टेक्नोलॉजी की तिजोरी क्यों खोल रहा है? जिस जापानी माया क्लास डिस्ट्रॉयर की टेक्नोलॉजी के ऊपर दशकों से सिर्फ और सिर्फ जापान और अमेरिका का एकाधिकार रहा है, भारतीय नौसेना उसे बैकडोर से अपने प्रोजेक्ट 18 के अंदर कैसे फिट करने जा रही है? चाइना आज अपने 12,000 टन के विशालकाय टाइप 055 डिस्ट्रॉयर के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर करता है और इसे दुनिया का सबसे ताकतवर जहाज बताता है। लेकिन क्या भारत का NGD यानी कि नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर जापानी टेक्नोलॉजी का स्टेरॉइड लेकर के उस चाइनीज गुरूर को मलक्का स्टेट की गहराइयों के अंदर हमेशा के लिए दफन करने की पूरी तैयारी कर चुका है? क्या भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर के हिंद महासागर के अंदर कोई एक ऐसा अदृश्य मौत का कुआं खोद चुके हैं जहां से चाइनीज नौसेना का बचकर के निकलना अब शी जिनपिंग के बस की बात नहीं है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, अगर भारतीय नौसेना के विशाल ढांचे के अंदर जापानी ऑटोमेशन और भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का डेडली कॉकटेल बन गया तो इसका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर इंपैक्ट क्या होने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इस सबसे बड़े पावर गेम को डिकोड करेंगे। दोस्तों, इसकी पूरी बिसात को समझने के लिए आपको सबसे पहले दुश्मन की चाल को समझना होगा। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी कि प्लान पिछले एक दशक से हिंद ओशन के अंदर अपनी जड़ें गहराई से आक्रामकता के साथ जमाने में लगी हुई है। दोस्तों, अफ्रीका के जिबूती में अपना पहला विदेशी मिलिट्री बेस बनाने से लेकर के श्रीलंका के हम्बनटोटा और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक चाइना ने भारत को घेरने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स बिछा रखी है। चाइनीज न्यूक्लियर सबमरीन्स और उनके स्पाइसशिप्स अब नियमित रूप से मलक्का स्ट्रेट पार करके हमारे अंडमान एंड निकोबार के बेहद करीब आकर के मंडराने लगते हैं। इसी दादागिरी को एक नई ऊंचाई देने के लिए चाइना ने अपना महाविनाशक टाइप 055 डिस्ट्रॉयर मैदान के अंदर उतार दिया है। यह कोई आम युद्धपोत नहीं है। 12,000 टन से ज्यादा वजन वाले इस समुद्री दानव को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोपेगेंडा तंत्र दुनिया का सबसे पावरफुल नेवल प्लेटफॉर्म बताता है। इस दानव के अंदर 112 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी कि VLS सेल्स लगे होते हैं जो क्रूज मिसाइलों से लेकर के हाइपरसोनिक एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलों तक फायर कर सकते हैं। चाइना का दावा है कि यह अकेला जहाज दुश्मन के पूरे नेवल फ्लीट को हमेशा के लिए तबाह करने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसी चाइनीज हथियारों के दम पर अपनी नौसेना को तुग्रिल क्लास फ्रिगेट जैसी मशीनों के जरिए लगातार मॉडर्नाइज कर रहा है। चाइना का मास्टर प्लान बहुत ही साफ है। वो हर हाल के अंदर हिंद महासागर के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है ताकि फ्यूचर के अंदर किसी भी जंग की स्थिति में भारत उनकी ऑयल और ट्रेड रूट्स को ब्लॉक ना कर सके। लेकिन दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर बैठे हमारे रणनीतिकारों ने चाइना के इस 12,000 टन के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया है जिसने पूरे एशिया के पावर डायनेमिक्स को पलट करके रख दिया है। और दोस्तों, इस ब्रह्मास्त्र का कोड नेम है प्रोजेक्ट 18। भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 18 भारत के समुद्री इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे घातक, सबसे खर्चीला और सबसे महत्वाकांक्षी युद्धपोत प्रोजेक्ट है। दोस्तों, वर्तमान में हमारी नौसेना विशाखापट्टनम क्लास के यानी कि प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल कर रही है जिनका कुल विस्थापन लगभग 7,400 टन है। ये जहाज अपने आप में बेहद शानदार और मारक हैं, लेकिन तेजी से बदलते ग्लोबल वॉरफेयर और बढ़ते चाइनीज खतरे को देखते हुए भारत को अब कुछ ऐसा चाहिए जो समंदर के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर एक छत्र राज कर सके। और यहीं से जन्म होता है प्रोजेक्ट 18 का। दोस्तों, ये विशाखापट्टनम क्लास का सिर्फ एक अपग्रेडेड वर्जन नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से एक नई प्रजाति का शिकारी है। इसका अनुमानित विस्थापन 10,000 टन से लेकर के 11,000 टन या उससे भी ज्यादा होने वाला है।
नेवल इंजीनियरिंग की दुनिया में जब कोई युद्धपोत 10,000 टन का आंकड़ा पार करता है तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं रह जाता है, वो एक तैरता हुआ अभेद्य किला बन चुका होता है। इस विशाल आकार का सीधा सा रणनीतिक मतलब है कि इसके अंदर बहुत बड़े और ताकतवर रडार्स, बहुत ज्यादा संख्या के अंदर भारी मिसाइलें और फ्यूचर के लेजर वेपन्स के लिए अथाह जगह होगी। प्रोजेक्ट 18 के ये विशाल डेस्ट्रॉयर्स भारत के भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के सबसे प्रमुख रक्षक होंगे। दोस्तों, आपको समझना होगा कि समंदर के अंदर असली जंग लड़ी कैसी जाती है। जब भारत का कोई विशाल विमान वाहक पोत जैसे कि आईएनएस विक्रमादित्य या फिर आईएनएस विक्रांत अपने नेवल बेस से निकलता है तो वो समंदर में कभी अकेला नहीं घूमता है, वो अपने आप में एक पूरा तैरता हुआ शहर होता है और उसके साथ में कई डेस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, सबमरीन्स और सप्लाई शिप्स चलते हैं। दोस्तों, इस पूरे काफिले को कैरियर बैटल ग्रुप कहा जाता है। युद्ध के समय दुश्मन का सबसे पहला और सबसे बड़ा टारगेट यही एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं। अगर चाइना या पाकिस्तान कोई क्रूज मिसाइल या फिर स्वॉर्म ड्रोन से अटैक करते हैं तो उस हमले को हवा के अंदर रोकने की पूरी जिम्मेदारी कैरियर को एस्कॉर्ट करने वाले डेस्ट्रॉयर की होती है। अब दोस्तों, आप कल्पना कीजिए इस बैटल ग्रुप के सबसे आगे प्रोजेक्ट 18 का एक 11,000 टन का महाविनाशक डेस्ट्रॉयर चल रहा होगा। वो डेस्ट्रॉयर पूरे नेवल फ्लीट के लिए एक लोहे की ढाल की तरह काम करेगा। इसके विशाल रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की मिसाइलों, उनके फाइटर जेट्स की आहट को भांप लेंगे। इसका कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम इंसानी दिमाग से 1000 गुना तेजी से यह फैसला करेगा कि दुश्मन के हथियार को नष्ट करने के लिए कौन सी मिसाइल फायर करनी है और फिर इसके वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से एक सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल निकलेगी और खतरे को हवा के अंदर ही राख कर देगी। ये वो अचूक क्षमता है जो भारत को एक रीजनल पावर से निकाल करके सीधे ग्लोबल सुपर नेवी की कतार के अंदर खड़ी कर देती है। दोस्तों, चाइना को दरअसल इसी बात का सबसे ज्यादा डर सता रहा है। बीजिंग को पता है कि अभी भारतीय नौसेना के पास में जो 7,400 टन के डेस्ट्रॉयर्स हैं वो बेहद खतरनाक जरूर हैं, लेकिन लंबी दूरी तक भारी मात्रा में मिसाइलें ले जाने के लिए जहाज का आकार बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्रोजेक्ट 18 आकार और मारक क्षमता दोनों के अंदर एक ऐसा मॉन्स्टर साबित होगा जिसके सामने चाइनीज जहाज पानी मांगते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, एक 11,000 टन के दानव को बनाने, उसे ऑपरेट करने और उसके अंदर दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी फिट करने के लिए भारत को एक ऐसे ग्लोबल पार्टनर की जरूरत थी जिसके पास में इसका दशकों का प्रमाणित अनुभव हो। ऐतिहासिक रूप से भारतीय नौसेना डिजाइन और शिप बिल्डिंग के लिए रसिया के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रही है। हमारे राजपूत क्लास से लेकर के तलवार क्लास तक रशियन डिजाइन ने दशकों तक हमारा साथ दिया है। लेकिन दोस्तों, अब युद्ध के नियम पूरी तरह से बदल चुके हैं। भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो पूरी तरह से वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स की हो, जिसके अंदर जबरदस्त ऑटोमेशन हो और जो स्टेल्थ भी हो। और दोस्तों, ठीक इसी नाजुक मोड़ पर एंट्री होती है द राइजिंग सन यानी कि जापान की। जापान ने दोस्तों हाल ही के अंदर अपनी डिफेंस और एक्सपोर्ट पॉलिसी के अंदर एक ऐतिहासिक यू टर्न लिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से दशकों तक रक्षात्मक कूटनीति अपनाने वाले जापान ने अपने हथियार निर्यात नियमों के अंदर बड़ी ढील दे दी है। अप्रैल 2026 के अंदर जापानी कैबिनेट ने जो रणनीतिक फैसले लिए उसने दुनिया भर के डिफेंस मार्केट को हैरान करके रख दिया है। जापान अब ये बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका है कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की बढ़ती हुई दादागिरी को रोकना है, उसे काउंटर करना है, तो वो अकेला ये काम कभी नहीं कर सकता है, वो जंग कभी नहीं जीत सकता। उसे भारत जैसे एक एग्रेसिव और तेजी से बढ़ते हुए सुपर पावर की सख्त जरूरत है, क्योंकि दोस्तों उनका करीबी दोस्त अमेरिका भाग चुका है और वो साउथ कोरिया पे भरोसा नहीं कर सकता है। लिहाजा वो अकेला पड़ चुका है और जब अकेला पड़ा है तो उसे भारत की जरूरत है। और दोस्तों, इसी ग्रैंड स्ट्रेटजी के तहत जापान ने भारत को अपने सबसे अत्याधुनिक मोगामी क्लास फ्रिगेट का सीधा और एक्सक्लूसिव ऑफर दिया है। ये कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है। जापान जानता है कि भारत इस $50 करोड़ वाले युद्धपोत को अपने ही शिपयार्ड के अंदर जापानी मदद और जापानी मटेरियल के साथ में बनाएगा। दोस्तों, मोगामी क्लास कोई आम फ्रिगेट नहीं है। अब दोस्तों, आप जरा यहां पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम अलग अलग चीजों की बात करते हैं। कभी हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, कभी हम बात कर रहे हैं डेस्ट्रॉयर्स की, कभी हम बात कर रहे हैं फ्रिगेट्स की और कभी हम बात करते हैं कुछ दूसरे शिप्स की।
तो दोस्तों यहां पे आपको बता दूं कि जिस जहाज के ऊपर एयरक्राफ्ट रखे होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, बहुत बड़ा होता है। दूसरा जो होता है उसके बाद में जिसका नंबर आता है वो डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जो पूरा तहस नहस करके रख देते हैं। ये सबसे बड़े विनाशक जहाज होते हैं, इनको डिस्ट्रॉयर कहते हैं। इसके बाद में आते हैं फ्रिगेट्स, जो इसके अनुपात में छोटे होते हैं। उनके अंदर यानी कि जो छिछले समुद्र होते हैं जहां पे डिस्ट्रॉयर्स नहीं जा सकते वहां पे फ्रिगेट्स जा सकते हैं, और जहां पे फ्रिगेट्स नहीं जा सकते वहां पर और भी छोटे छोटे जहाज होते हैं वो वहां पर जा सकते हैं, और जो पानी के नीचे होते हैं वो सबमरीन्स होते हैं। तो दोस्तों अब इस क्लास के अंदर जो फ्रिगेट्स वाली क्लास है उसके अंदर ये मोगामी अपने आप में दुनिया का लीडर है। ये नेवल स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह है। इसका डिजाइन ऐसा है कि दुश्मन के रडार इसे आसानी से पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हाई लेवल ऑटोमेशन। इस पूरे के पूरे जहाज को ऑपरेट करने के लिए केवल 90 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। दोस्तों आमतौर पर इतने बड़े और हथियारों से लैस युद्धपोत को चलाने के लिए 200 से ज्यादा लोगों का क्रू चाहिए होता है। जापान ने अपनी रोबोटिक्स और एआई टेक्नोलॉजी से इस संख्या को आधे से भी कम कर दिया है। लेकिन दोस्तों क्या भारतीय नौसेना जो समंदर के अंदर राज करने का विजन रखती है सिर्फ एक फ्रिगेट के ऑफर से संतुष्ट होने वाली है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की सोच इससे कई गुना आगे की है। टॉप सोर्सेज और डिफेंस रिपोर्ट्स की माने तो भारत की असली और तीखी नजर मोगामी क्लास के ऊपर नहीं है, बल्कि जापान के सबसे खतरनाक और भारी विध्वंसक माया क्लास डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर टिक गई है। दोस्तों जब ये खबर डिफेंस सर्किल के अंदर बाहर आई तो दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स चौंक चुके हैं। दोस्तों माया क्लास डिस्ट्रॉयर्स का स्टैंडर्ड डिस्प्लेसमेंट 8,200 टन का है और फुल लोड विस्थापन लगभग 10,250 टन के पार चला जाता है। दोस्तों क्या आपको इस नंबर से कुछ समझ में आया? ये वजन बिल्कुल उतना ही है जितना भारत अपने प्रोजेक्ट 18 के लिए प्लान कर रहा है। दोस्तों मोगामी क्लास जहां एक मल्टी मिशन फ्रिगेट है, वहीं जापानी माया क्लास एक शुद्ध हार्डकोर और विशुद्ध रूप से एरिया एयर डिफेंस और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक जहाज आसमान और स्पेस से आने वाले किसी भी बड़े खतरे, चाहे वो एडवांस फाइटर जेट हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर स्पेस से री एंट्री करती हुई बैलिस्टिक मिसाइल, सबको ट्रैक करके हवा के अंदर ही राख कर सकता है। भारत को अपने प्रोजेक्ट 18 के लिए ठीक इसी हाई एंड कैपेबिलिटी की तलाश है। और दोस्तों अब यहां एक बहुत बड़ा रणनीतिक पेच है जिसे समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। जापान के माया क्लास युद्धपोत इतने घातक इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर अमेरिका का मशहूर एजिस कॉम्बैट सिस्टम और स्पाई 1DV रडार लगा हुआ है। ये अमेरिकी सिस्टम दुनिया का सबसे उन्नत, सबसे तेज और सबसे अचूक युद्ध प्रबंधन नेटवर्क माना जाता है। दोस्तों चूंकि ये पूरी तरह से एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, लिहाजा जापान चाहकर के भी पूरा का पूरा माया क्लास सिस्टम भारत को सीधा ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसा करने के लिए अमेरिका की सख्त मंजूरी चाहिए होगी, और अमेरिका इतनी आसानी से अपना क्राउन ज्वेल यानी कि सबसे एडवांस रडार सिस्टम किसी भी देश को सीधे नहीं सौंपता है। तो फिर भारत का असली गेम प्लान क्या है? और यहीं पर भारतीय कूटनीति और रक्षा रणनीति का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक छुपा हुआ है। दोस्तों सच तो यह है कि भारत पूरा बना बनाया जापानी जहाज या अमेरिकी एजिस सिस्टम खरीदने के मूड में बिल्कुल है ही नहीं। भारत का टारगेट उस सिस्टम को खरीदना नहीं है, बल्कि उस टेक्नोलॉजी का असली निचोड़ हासिल करना है। दोस्तों भारत जापानी शिप बिल्डिंग का वो बेशकीमती एक्सपीरियंस चाहता है जो 10,000 टन के विशाल काय जहाजों को तेजी से, मजबूती से और सटीक तरीके से बनाने में काम आता है। भारतीय नौसेना की असली दिलचस्पी माया क्लास के नेवल आर्किटेक्चर, उनके ऑटोमेटेड डैमेज कंट्रोल सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड मास्ट टेक्नोलॉजी के अंदर है। दोस्तों जरा सोचिए, समंदर के बीच युद्ध के दौरान अगर जहाज के ऊपर दुश्मन की मिसाइलें हिट हो जाएं या भयंकर आग लग जाए तो जापानी जहाजों के अंदर ऐसा सेंसरी ऑटोमेशन होता है जो पलक झपकते ही सिस्टम को रीरूट कर देता है और आग वाले हिस्से को सील कर दिया जाता है और डैमेज को कंट्रोल कर लेता है। कम से कम क्रू के साथ में एक तैरते हुए शहर को कैसे जिंदा रखा जाता है, यह कला आज की तारीख के अंदर जापान से बेहतर दुनिया के अंदर कोई नहीं जानता है।
अब दोस्तों भारत का विजन भी यही है कि वो इसी जापानी ढांचे और जापानी ऑटोमेशन के अंदर अपने खुद के स्वदेशी सेंसर्स, अपने रडार और अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें ब्रह्मोस को फिट करना चाहता है। ये एक ऐसा हाइब्रिड और डेडली मॉडल होगा जिसकी कल्पना चाइना तो क्या खुद जापान ने भी सपनों में नहीं की होगी। जापानी हार्डवेयर, स्टेल्थ डिजाइन और इंजीनियरिंग की सटीकता जब भारतीय सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और ब्रह्मोस की विनाशकारी ताकत के साथ में मिलेगी तो एक ऐसा मॉन्स्टर तैयार होगा जिसका पूरा इंडो पैसिफिक के अंदर कोई सानी नहीं होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत और जापान यानी दोनों देशों के बीच में अत्याधुनिक यूनिकॉर्न रेडियो एंटीना के सह निर्माण के ऊपर पहले से ही आधिकारिक सहमति बन चुकी है। ये यूनिकॉर्न एंटीना एक उन्नत एकीकृत मास्ट है जो जहाज के रडार क्रॉस सेक्शन को ड्रामेस्टिकली तरीके से कम कर देता है और इतने बड़े जहाज को रडार पर एक छोटी सी नाव जैसा दिखा देता है। दोस्तों ये को प्रोडक्शन पहला ठोस कदम है जो साफ बताता है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ी और ऐतिहासिक डील्स आकार ले रही हैं। प्रोजेक्ट 18 के अंदर एक और रेवोल्यूशनरी तकनीक का इस्तेमाल होने वाला है और वो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन यानी कि आईईपी सिस्टम। दोस्तों पुराने युद्धपोतों के अंदर जहाज को चलाने के लिए भारी भरकम गैस टरबाइन और डीजल इंजन्स का इस्तेमाल होता था जो बहुत ज्यादा शोर किया करते थे और सबमरीन्स का आसान शिकार भी बन जाते थे। लेकिन आईईपी सिस्टम जहाज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर चलाता है। यह सिस्टम न केवल ईंधन बचाता है और जहाज को साइलेंट किलर बनाता है बल्कि ये इतनी भयानक मात्रा के अंदर बिजली प्रोड्यूस करता है जो भविष्य के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि डीईडब्ल्यू लेजर वेपन्स को फायर करने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। फ्यूचर के युद्ध गोलियों या फिर बारूद से नहीं बल्कि लेजर बीम और माइक्रोवेव वेपन से लड़े जाएंगे। दोस्तों इन हथियारों से दुश्मन के ड्रोन स्वॉर्म्स या फिर मिसाइलों को लेजर बीम से हवा के अंदर ही पिघलाया जा सकेगा। एक आम युद्धपोत के पास में इस लेजर को फायर करने के लिए पर्याप्त बिजली नहीं होती, लेकिन प्रोजेक्ट 18 का पावर प्लांट इतना ज्यादा विशाल और सक्षम होगा कि वो एक छोटे शहर जितनी बिजली प्रोड्यूस करेगा। दोस्तों जापान की एडवांस पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इसके अंदर भारत के लिए एक क्रिटिकल गेम चेंजर का रोल अदा करेगी। इस पूरे डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल भी है जो चाइना की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों ये सिर्फ भारत और जापान के बीच हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, ये पूरा खेल क्वाड देशों के ग्रैंड विजन का एक बहुत सोचा समझा हिस्सा है। एक तरफ जापान भारत को मोगामी क्लास का सीधा ऑफर दे रहा है, माया क्लास की टेक्नोलॉजी बैकडोर से दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में युद्धपोतों को लेकर के 6.5 अरब डॉलर का एक बहुत बड़ा महासमझौता होने जा रहा है। दोस्तों इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी जल्द ही जापानी टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित नए और घातक युद्धपोत हासिल करने वाली है। अब दोस्तों जरा इस पूरी तस्वीर को जूम आउट करके वर्ल्ड मैप के ऊपर देखिए। हिंद महासागर के अंदर भारत, प्रशांत महासागर के अंदर जापान और इन दोनों के बीच में ऑस्ट्रेलिया। अगर इन तीनों देशों की ताकतवर नौसेनाएं एक ही जापानी टेक्नोलॉजी, एक ही नेवल आर्किटेक्चर और इनसे मिलते जुलते कॉम्बैट सिस्टम के ऊपर आधारित युद्धपोत ऑपरेट करेंगी तो इसका अंजाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका अंजाम होगा मिलिट्री इंटरऑपरेटिबिलिटी का चरम स्तर। दोस्तों मान लीजिए कल को अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने की हिमाकत करता है या फिर मलक्का स्ट्रेट के अंदर भारत के साथ में उलझता है तो भारतीय युद्धपोत बिना किसी लॉजिस्टिक परेशानी के ऑस्ट्रेलिया के पर्थ बेस में हो या फिर जापान के ओकिनावा बेस के ऊपर आसानी से रिपेयर हो सकेंगे। उनके स्पेयर पार्ट्स कॉमन हो जाएंगे, उनका कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही भाषा के अंदर समझेगा, वो एक दूसरे का डेटा शेयर कर सकेंगे। ये रणनीति चाइना के लिए समंदर में एक अदृश्य मौत का कुआं है। दोस्तों बीजिंग ये बात बहुत अच्छे तरीके से और खौफ के साथ में जानता है कि उसकी इकोनॉमी को जिंदा रखने वाला 80% से ज्यादा तेल और भारी भरकम ट्रेड मलक्का स्ट्रेट के बेहद सक्रिय रास्तों से गुजरता है। भारत अपनी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के मुहाने पर बैठ करके इस पूरे चोक पॉइंट का निर्विवाद बॉस बन चुका है। अगर भारत के प्रोजेक्ट 18 के 10 या 11 हजार टन वाले डिस्ट्रॉयर वहां पर तैनात हो जाएंगे तो चाइना की इकोनॉमी का दम घोटने में भारतीय नौसेना को सिर्फ कुछ ही घंटे लगेंगे।
दोस्तों जापानी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के कारण चाइना के रडार्स हमारे जहाजों को जल्दी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जहाज अपने उन्नत सेंसर्स की मदद से चाइनीज फ्लीट की हर हरकत, हर कम्युनिकेशन को स्कैन कर सकेंगे। दोस्तों ये एक ऐसा भयानक रणनीतिक दबाव होगा जो बिना एक भी गोली चलाए युद्ध का नतीजा पहले ही दिन तय कर देगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस महाप्रोजेक्ट के घरेलू और आर्थिक असर की। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट 18 कोई विदेशी खरीद नहीं है जहां हम सिर्फ पैसा देकर के हथियार लेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया विजन का सबसे शानदार और विशालकाय उदाहरण बनने जा रहा है। दोस्तों ये हजारों करोड़ वाला प्रोजेक्ट भारत के अंदर ही आकार लेगा। जब मझगांव डॉक लिमिटेड यानी कि एमडीएल जैसे हमारे स्वदेशी शिपयार्ड से इन 10,000 टन के दैत्यों का निर्माण करना स्टार्ट करेंगे तो इससे हजारों करोड़ रुपए की घरेलू इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। स्टील इंडस्ट्री से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक्स, केबल, रडार मैन्युफैक्चरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक हर सेक्टर के अंदर बूम आएगा। हजारों भारतीय इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को हाई स्किल्ड रोजगार मिलेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात, विदेशी ताकतों और खास करके रसिया के ऊपर हमारी दशकों पुरानी हथियारों की डिपेंडेंसी अब आखिरी फेज में पहुंच चुकी है। भारत अब अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर तेजी से विविधता ला रहा है। पश्चिम के देश फ्रांस, अमेरिका और अब तकनीक के पावर हाउस जापान के साथ में मिलकर के भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को एक बिल्कुल नए मुकाम पर लेके जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित प्रोफेसर पूर्णेंद्र जैन ने भी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में इस बात की साफ पुष्टि की है कि जापान का ये को प्रोडक्शन मॉडल भारत के घरेलू रक्षा उत्पादन को विश्व स्तरीय बनाने के अभियान के साथ में बिल्कुल सटीक बैठता है। इससे न केवल भारत की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी, बल्कि भविष्य में भारत इस ग्लोबल स्तर के युद्धपोत दुनिया के दूसरे मित्र देशों को एक्सपोर्ट करने की मजबूत स्थिति में आ जाएगा। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, यह ग्लोबल लेवल के ऊपर एक राष्ट्र के रूप में भारत के सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों जापान के द्वारा इस स्तर की अति संवेदनशील टेक्नोलॉजी का ऑफर देना कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। एक समय था जब 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों के बाद में इसी जापान ने भारत के ऊपर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे, लेकिन आज वही जापान भारत को अपनी सबसे पावरफुल मिलिट्री टेक्नोलॉजी सौंपने के लिए रेड कारपेट बिछा रहा है। यह भारत की आक्रामक विदेश नीति, मजबूत इकोनॉमी और रणनीतिक कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि भारत की तट रेखा बहुत ही विशाल है। बंगाल की खाड़ी से लेकर के अरब सागर और पूरे हिंद महासागर तक भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होती है। जापान का फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का जो विजन है वो बिना एक ताकतवर और आक्रामक भारतीय नौसेना के कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। टोक्यो के नीति निर्माता ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अगर चाइना ने दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर के ऊपर अपना एक छत्र वर्चस्व स्थापित कर लिया तो जापान की पूरी इकोनॉमी ठप हो सकती है और उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा भारत को नेवल सुपर पावर बनाना अब सिर्फ भारत की अपनी जरूरत नहीं है, बल्कि ये खुद जापान की सबसे बड़ी मजबूरी बन गई है। ये दोनों देशों के लिए एक परफेक्ट विन विन सिचुएशन है। भारत को दशकों आगे ले जाने वाली क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मिल रही है, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को ऐतिहासिक बूस्ट मिल रहा है और जापान को समंदर में चाइना के ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए एक बेहद आक्रामक, विश्व स्तरीय और ताकतवर साझेदार मिल रहा है। दोस्तों जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब यह प्रोजेक्ट अपनी पूर्णता के ऊपर पहुंचेगा। दोस्तों प्रोजेक्ट 18 के तहत बनने वाले इन युद्धपोतों के विशाल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के अंदर सिर्फ स्वदेशी मिसाइलें नहीं होंगी, बल्कि भारत की शान और दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलें लोड होंगी। जब हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मैक 3 यानी कि आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा स्पीड से फायर होगी तो दुश्मन के रडार को उसे पकड़ने और इंटरसेप्ट करने का टाइम तक नहीं मिलेगा। चाइना का कोई भी एडवांस सिस्टम आज की तारीख में ब्रह्मोस को 100% रोकने की फुल प्रूफ गारंटी नहीं दे सकता है। इसके अलावा भारत इन युद्धपोतों के अंदर अपनी स्वदेशी निर्भया मिसाइल, लंबी दूरी की LRSAM और अस्त्रा मिसाइलों का नेवल वर्जन भी बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकता है। अब जापानी ढांचे की स्टेल्थ और मारक क्षमता में भारतीय हथियारों का ये कॉकटेल मिलेगा तो ये समंदर के अंदर एक चलता फिरता किला होगा जिसके आसपास फटकने से भी दुश्मन की सबमरीन्स 100 बार सोचेंगी। तो दोस्तों इस पूरी ग्लोबल और जियोपॉलिटिकल बिसात का लबोलुआब क्या है?
प्रोजेक्ट 18 सिर्फ स्टेल्थ का बना एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के समंदर में भारत के निर्विवाद दबदबे का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। चाइना भले ही अपने सरकारी जहाज बनाने की फैक्ट्रियों के अंदर अंधाधुंध पैसा झोंक करके रोज नए डिस्ट्रॉयर बना रहा हो, लेकिन भारत ने क्वालिटी, ग्लोबल अलायंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी का जो चक्रव्यूह रचा है, उसका कोई तोड़ बीजिंग के पास में नहीं है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी बात कमेंट में जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।